हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री में मेडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक 20 ईस्वी तक जो है इसको मैं कवर करूँगी। तो ये जो है सल्तनत काल का टॉपिक है। खिलजी वंश किस काल का टॉपिक है? सल्तनत काल का। और इससे पहले हमने कवर किए थे, सल्तनत काल में ही कवर किए थे गुलाम वंश। ये देखिए सल्तनत काल रहा, ये रहा सल्तनत काल। और सल्तनत काल में गुलाम वंश हमने कवर कर लिए थे। गुलाम वंश के बाद हम कवर करेंगे अब खिलजी वंश। तो गुलाम वंश में मेन इंपॉर्टेंट क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट था। ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब इम्पोर्टेंट था क्योंकि सब ने काम किया था। और इम्पोर्टेंट थोड़ा बलबन है, रजिया है। जैसे इधर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ये बलबन 1266 ईस्वी में ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बलबन, और रजिया भी है इसमें। तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे ये खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके पहले गुलाम वंश का जो बहुत इम्पोर्टेंट ये बॉक्स वाला है, इसको एक बार और हम देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए ये क्या है, इसमें कह रहा है इल्तुतमिश के कार्य। देखिए इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किया था, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इम्पॉर्टेंट है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा करवाया था। ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। अब है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल किसने जारी किए? सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए इन्होंने, इल्तुतमिश ने। आगे है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई। यहाँ तक कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि इक्ता प्रणाली जो है प्राचीन समय से चली आ रही है। नहीं, इक्ता प्रणाली मध्यकाल में इल्तुतमिश ने लाया था। आगे है 40 गुलाम मजदूरों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना गया। अब जो है ये भी पूछा जा सकता है तुर्कान-ए-चिहलगानी क्या होता है? तुर्कान-ए-चिहलगानी, तो तुर्कान-ए-चिहलगानी जो है वो 40 गुलाम सरदारों का संगठन है। और ये इसको किसने चलाया था? तो इसको इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इतना ही नहीं, इल्तुतमिश जो है दिल्ली के अमीरों का दमन कर देता है। तो ये रहा गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बारे में इम्पोर्टेंट बॉक्स वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा था। अब देखते हैं खिलजी वंश में क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गुलाम वंश के शासन समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। देखिए यहाँ पे दिया है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी कहाँ है? किलोखरी दिल्ली में है। किलोखरी को कौन अपनी राजधानी बनाता है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद है जलालुद्दीन की हत्या इसने किलोखरी को अपनी राजधानी, किलोखरी कहाँ है? दिल्ली में है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उनके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानिकपुर में कर दी थी। यानी कि कह रहा है कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके जो भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ कर दी थी? करमानिकपुर में कर दी थी। नेक्स्ट है कि 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये अलाउद्दीन खिलजी भी इम्पोर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है? 22 अक्टूबर 1296 को। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को
कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना के, अब देखिए यही इम्पोर्टेंट है। ये अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो इसके बारे में दिया है कि अलाउद्दीन जो था वो सेना को नगद वेतन एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। वो अलाउद्दीन सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की और अस्थाई सेना भी, पहले अस्थाई सेना नहीं रखते थे, ज़रूरत होता था तब सेना वो खरीदते थे या फिर ज़रूरत पड़ने पर वो सेना को तैयार करते थे। लेकिन अलाउद्दीन जो थे उसने क्या किया, अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया और सेना को नगद वेतन भी देना शुरू कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है किसने गुलाम वंश का कौन सा ऐसा खिलजी वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया था और नगद वेतन सेना को देना शुरू कर दिया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट है दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। तो दिल्ली के जितने भी शासक थे उसमें से सबसे विशाल सेना किसके पास थी, तो उसमें सबसे विशाल सेना जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। नेक्स्ट है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पूछेगा सल्तनत काल में किस वंश के जो शासक थे वो घोड़ा दागने या हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया, तो ये थे खिलजी वंश के शासक। ये पूछ देगा कि खिलजी वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने घोड़ा दागने और सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अब देखिए इसने ना उपज का 1/2 भाग कर देता है, इसलिए शायद इसको क्रूर भी कहा जाता है। मतलब जितना उपज होता है आधा ये तो ले ही लेता है किसान से, तो ये उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर देता है और इसको भी बढ़ा देता है। खम्स क्या होता था, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि सल्तनत काल में जो खम्स वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो खम्स जो है वो लूट का धन होता था और ये जो है खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना था, 3/4 भाग कर दिया, इसने बढ़ा दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और इसने जो है अपने शासन प्रणाली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी दृढ़ता से लागू करता है। आगे है, ये भी पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में कौन ऐसा शासक था या सल्तनत काल के खिलजी वंश में कौन ऐसा शासक था जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करता है, तो यह अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए किसको भेजा था, तो ये मलिक काफूर को भेजा था, पूछा भी गया है ये। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, तो ये पूछा भी गया है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अब पूछ सकता है कि जमायत खाना मस्जिद, उसके बाद सीरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि दैवी अधिकार के सिद्धांत को जो है किसने चलवाया था, तो अलाउद्दीन ने चलाया था। कि उनका कहना था कि दैवी अधिकार का सिद्धांत का मतलब होता है देवता ही ने उनको राजा बनाकर भेजे, यानी कि उनका राज करने का दैवीय अधिकार है।
आगे है सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे शासक जो मतलब सल्तनत काल में या खिलजी वंश में कौन से ऐसे शासक हैं जो खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी की उपाधि से खुद को विभूषित किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने मलिक अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। मतलब कह रहा है कि अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। तो पूछा जा सकता है, वैसे चांस कम है लेकिन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन ने किसको जो है दीवान रियासत नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन ने दीवान रियासत किसको नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन ने दीवान रियासत नियुक्त किया मलिक याकूब को। नेक्स्ट है हम समझ लेंगे दीवान रियासत क्या होता है, आगे देखेंगे हम। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। यानी कि पूछ देगा कि जो खिलजी वंश में परवाना नवीस क्या होता था। तो परवाना नवीस जो होता था वो मतलब कि एक अधिकारी होता था जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। नेक्स्ट है कि सहना ए मंडी, पूछ देगा कि खिलजी वंश में सहना ए मंडी क्या होता था। तो सहना ए मंडी में खाद्यान्न की बिक्री हेतु लाया जाता था। अभी भी मंडी में जो है हम लोग बहुत सारे सामान बेचने के लिए बिक्री हेतु ले जाते हैं। उसी तरह से उस समय जो सहना ए मंडी था वहाँ पे अनाज को लाया जाता था बिक्री के लिए। नेक्स्ट है सराय ए अदल। सराय अदल क्या होता था? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कह रहा है सराय अदल जो होता था वहाँ पे वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय अदल में पूछ देगा कि खिलजी वंश में सराय अदल का क्या मतलब होता था। तो सराय अदल में जो है वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक एवं तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं जहाँ बिकने आती थी उसी को सराय अदल कहते थे खिलजी वंश में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोज़शाही से मिलती है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है। पूछ देगा कि तारीख़ फिरोज़शाही किसने लिखा है। तो तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। ये भी पूछ देगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी हमको किस में मिलती है। तो ये मिलती है तारीख़ फिरोज़शाही में जो जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता एवं फतूह सलातीन इसामी की कृति है। कह रहा है कि जो खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो इब्न बतूता, रेहला इब्न बतूता एवं फतूह सलातीन इसामी की कृति। अब देखिए इसको समझिए। खजाइनुल फतूह एक बुक है जिसको अमीर खुसरो ने लिखा है। पूछ देगा खजाइनुल फतूह के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं अमीर खुसरो हैं। पूछ देगा रेहला पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं इब्न बतूता जो मोरक्को के हैं। और फिर पूछ देगा फतूह सलातीन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं इसामी। कौन है? इसामी। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब जिसको सेंसर बोलते हैं एवं नाजिर नापतोल के अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कह रहा है कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो एक सेंसर जारी किया जाता था जिसको कहा जाता था मुहतसिब। और सेंसर मतलब प्रतिबंध या टैक्स जो भी कहो उस समय का, या नाजिर नापतोल का अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका था। नेक्स्ट है राजस्व के सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अब देखिए क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी कि उन्होंने राजस्व सुधार करना चाहता है, यानी कि राजस्व को बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए क्या किया उसने कि अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क के तहत इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत जो भूमि दी गई थी उसको वापस ले लेता है और खालसा भूमि में बदल देता है। खालसा भूमि वो भूमि होती है जो एक तरह से सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाए जाने वाले दो नवीन कर थे चराई कर
दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। देखिए अलाउद्दीन कितना, इसी से पता चलता है वो कितना क्रूर शासक था। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर हैं। चराई कर, चराई जो करते होंगे वो तो खुद गरीब होते होंगे, और कह रहा है कि जो चराई कर यानी कि दुधारू पशु जो होता था और वो अपने पशु को जो चराते थे घास के लिए, उस पे वो टैक्स लेता था अलाउद्दीन। नेक्स्ट किस पे टैक्स लेता था? गढ़ी कर, उसको कहते थे घरों एवं झोपड़ी पर। अगर आप घर बना रहे हैं या झोपड़ी बना रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लेता था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। यानी कि पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही 1297 से 1306 तक अलाउद्दीन ने 6 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में। अब देखिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मंगोल का प्रथम आक्रमण जो होता है वो 1297 होता है, किसके नेतृत्व में? कादर खां के नेतृत्व में। मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है 1298 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में? सल्दी के नेतृत्व में। मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है 1299 ईस्वी में, और किसके नेतृत्व में? कुतलुंग ख्वाजा के नेतृत्व में। और मंगोलों का जो चौथा आक्रमण होता है वो होता है, देखिए चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में होता है तारगी के नेतृत्व में। और 5वां आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में। 5वां आक्रमण 1305 में होता है अली बेग एवं तारताक के नेतृत्व में। 6ठा आक्रमण जो होता है वो 1306 में होता है, और 5वां आक्रमण जो होता है 1305 में अली बेग के नेतृत्व में, और 6ठा आक्रमण जो होता है 1306 में तारताक के नेतृत्व में। कबक एवं इस्लामाबाद के नेतृत्व में हुआ। कह रहा है कि इसको हम फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ये मतलब मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि 5वां आक्रमण 1305 में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में होता है। 5वां आक्रमण जो है 1305 में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में होता है, एवं 6ठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में होता है। तो ये इसके नेतृत्व में होता है आक्रमण। तो ये इम्पॉर्टेंट है बट कोई ख़ास नहीं, थोड़ा एक नज़र रखना है इसलिए कि अगर पेपर में आए तो आप सही टिक लगा दें, अगर में भी आ जाए तो। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। इसको भी दिमाग में थोड़ा सा रखना है कि 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। अब जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, और बर्नी लिखता है कि मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। तो ये सब उसके जो लक्षण थे जिसकी वजह से इनके सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। मुबारक खिलजी का शासक ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, और इसने जो खुद है खलीफा की उपाधि धारण किया था। खलीफा एक तरह से प्रधानमंत्री का पद होता था। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। यानी कि 16 में तो ये बैठता ही है, 4 साल रहता है, और 1320 में इसकी हत्या कर देता है। कौन? इसका ही जो वजीर होता है मंत्री खुसरो खां, इसकी हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। और इतना नहीं, ये खुसरो खां जो वो कौन सा उपाधि धारण करते हैं? पैगंबर का सेनापति। वो खुद कहते हैं कि मैं पैगंबर का सेनापति हूँ। तो ये हमने देख लिया खिलजी वंश। अब देखिए खिलजी वंश में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो बता दिए। देखिए किसी भी वंश का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, और वो जो बॉक्स में दिया रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि उसमें जो मैंने बताई हूँ कि ये सब इम्पॉर्टेंट है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, और ये बॉक्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए बॉक्स वाला हम एक बार देख लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। पूछा जा सकता है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ। मतलब कि उसका जन्म जो है अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 में हुआ था।
नेक्स्ट है खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और खुसरो जो थे प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। वह बलबन से लेकर महमूद तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत काल में जो कौन ऐसे सुल्तान हैं जो दिल्ली के सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक, ये जो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध सूफी संत ये अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। कौन? अमीर खुसरो। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता नाम से जाना जाता था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तूतीय हिंद किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। सितार और तबला जो आज हम बजाते हैं उसका श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। एक और बॉक्स में है कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए, एक मिनट, बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या है? बनाए गए नवीन पद कर्मानुसार। बाजार नियंत्रण जो करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बनाए गए नवीन पद है वो क्या है? तो वो है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत क्या होता है? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवान ए रियासत किस पे नियंत्रण रखता था? व्यापारियों पर। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। इतना ही नहीं, जो दीवान ए रियासत होता था वो बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी करता था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दीवान ए रियासत से क्या मतलब है? तो ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का क्या करता था? संचालन करता था। कौन? दीवान ए रियासत। नेक्स्ट है सहना ए मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। सहना ए मंडी क्या होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक क्या कहलाता था? सहना ए मंडी कहलाता था। नेक्स्ट है बरीद। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद क्या करता था? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट है मुनहियान और गुप्तचर। गुप्त सूचना प्राप्त करता था। मुनहियान या गुप्तचर क्या करता था? गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये हमने देखे सहना ए मंडी, बरीद, मुनहियान या गुप्तचर, गुप्त सूचना देता था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को देखता था और व्यापारियों पर भी ये दीवान ए रियासत नियंत्रण रखता था। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इसके बाद जो हम कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो हम कवर करेंगे गुलाम वंश के बाद हम कवर करेंगे तुगलक वंश। कौन वंश कवर करेंगे? तो गुलाम वंश के बाद ये रहा तुगलक वंश हम कवर करेंगे। देखिए ये रहा तुगलक वंश 1320 से 1398। हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि खुसरो खां जो है खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। यहाँ तक ये पढ़े थे। फिर हमने बॉक्स देखे। अब जो है ये देखिए तुगलक वंश है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।